हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स में से एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं सेक्शन बी सॉल्व करूंगा और सेक्शन सी का वीडियो भी सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन सी के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करिए और उन वीडियोस को भी देखिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टर्म वन का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपके सारे क्वेश्चंस ये बहुत काम आने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उनके लिंक्स भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज उनको भी आप देखिए। बेसिक का क्वेश्चन पेपर भी आप लाइटली ना लें। आप ये ना सोचें कि आपने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है तो बेसिक का क्वेश्चन पेपर आपके किसी काम का नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियां भी बहुत भारी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको फुल 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपका क्वेश्चन किसी छोटी सी गलती के कारण भी गलत हो जाता है तो आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। इसलिए एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत भारी पड़ सकती है, जो कि आपका स्कोर डाउन कर सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं सेक्शन बी। इससे पहले कि मैं सेक्शन बी सॉल्व करूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी। Question number 21. If HCF of AB is equal to 12 and the product of A and B is 1800, then LCM of AB is HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to the product of the numbers. So here HCF आपको दिया हुआ है 12, LCM आप फाइंड करना चाहते हैं। A and B का वैल्यू द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी गिवन विच इज 1800. So LCM is equal to 1800 डिवाइड बाई 12। कैंसिल कर लीजिए चलिए इसको। So your answer is 150. You can see here 150. Option B is correct. Next question. Question number 22. The value of k for which x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 is inconsistent. What is the meaning of inconsistent? Inconsistent means the lines will be parallel and it is the case of no solution. So the condition of no solution is, you know, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. आपसे पूछ रहा है k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आपको कहाँ से मिल सकती है? ये फर्स्ट 2 से मिल सकती है आपको k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो नॉट इक्वल का साइन है। तो हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वेट करके k का वैल्यू निकालना है। चलिए, x का कोफिशिएंट क्या है? विच इज कॉल्ड a1 1 है, अपॉन a2 कितना है? देखिए 3। दूसरी इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a2 कहलाता है। चलिए, पहली इक्वेशन से y का कोफिशिएंट 2 b1 और अपॉन b2 सेकंड इक्वेशन से y का कोफिशिएंट k। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। यही आपका आंसर है, देख लीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है और यहाँ अगर थीटा है तो tan थीटा आपको दिया है 3/4। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है 3 और बेस दिया हुआ है 4। तो ऑब्वियसली बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे इट विल कम 5। चलिए, तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। cos थीटा कितना होता है? cos थीटा आपका होता है b/h। तो यहाँ पर थीटा के लिए बेस कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। चलिए, अब आपसे कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा पुट कर दीजिए। इसमें cos थीटा का वैल्यू जो अभी आपने फाइंड किया है 4/5 और यहाँ 1 प्लस cos थीटा 4/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ आपको आ जाएगा 1/5 और नीचे आ जाएगा 9/5। कैंसिल करेंगे, 5 5 कैंसिल, सो योर आंसर इज 1/9। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। Two lines are given to be parallel. दो लाइन्स हैं, पैरेलल हैं। The equation of one line is 5x minus 3y is equal to 9
देन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन इज, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पता करना है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब चेक कर लीजिए रेशियो, देखिए a1 और a2 का, देखिए यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो रेशियो है, इक्वल आना चाहिए, और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल आना चाहिए। वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें से। चलिए चेक करते हैं। तो x का कॉफिशिएंट है यहाँ 5 और यहाँ है 15। तो जब आप सॉल्व करेंगे a1 अपॉन a2 यानी 5 अपॉन 15 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1:3 मिलेगा। चलिए यानी कि 3 टाइम्स है, तो यहाँ चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 आ रहा है, वेरी गुड। एंड 9 3 जा 27, ठीक आ रहा है, यानी ये तो इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए दूसरे में बी में 5 2 10, यानी यहाँ पर जो रेशियो है 5 और 10 का 1:2 है, यानी ट्वाइस है, दुगना है इसके कॉफिशिएंट का। तो सारे सब जगह चेक करिए, यहाँ पर देखिए 3 2 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 2 18 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन बी इज करेक्ट है, विच इज अवर आंसर, क्योंकि C1 अपॉन C2 का वैल्यू का जो रेशियो है वो 1:2 नहीं है। आप देखिए ना यहाँ पर 5 अपॉन 10 करेंगे, ठीक है, रेशियो आ जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 करिए, b1 y कितना है -3, और b2 कितना है यहाँ पे, इसको y को इधर लाएंगे ना 6y को, तो माइनस का 6 है, हो जाएगा। और c1 अपॉन c2 देखिए, c1 कितना है यहाँ पे 9, और C2 देखिए इस 20 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 जो है राइट हैंड साइड में इक्वल है, तो इसको भी तो आपको नंबर को कांस्टेंट टर्म को इक्वल के राइट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, तो 20 आ जाएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, बट यहाँ पर रेशियो 1/2 नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 25, if two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube where x y are prime numbers, then HCF of a and b is। तो यहाँ देख लीजिए x जो मोस्ट कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो कम से कम x तो आपका एक कॉमन आ सकता है, तो x, और y स्क्वायर यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन आ गया डी करेक्ट। मैं दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पर किस तरह करा है। a इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और b को आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इंटू वाई। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करते हो, हाईएस्ट कॉमन देखते हो, तो यहाँ पर देखो x कॉमन है दोनों में, और देखो ये y भी कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर भी ये y कॉमन है दोनों a और b में, दोनों के a और b के फैक्टर्स में, तो हाईएस्ट कॉमन यही आ रहा है। ये x यहाँ है तो नीचे नहीं है, देखो यहाँ y है तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा HCF, वो हो जाएगा x इंटू वाई डेट इज एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइस हैं एक साथ उनको थ्रो किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट डबलेट। अब देखो डबलेट के लिए क्या होता है कि अगर जैसे मान लो पहले पे 1 आया तो दूसरे पे भी सपोज 1 आया, पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 2, इस तरह से पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 3, पहले डाइस पे सपोज 1 दूसरे डाइस पे 4, पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 5, पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 6। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले डाइस पे तो 1 ही आया, और उसके साथ दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 इस तरह आ सकता है। अब मान लो इसी तरह से पहले डाइस पे अगर 2 आता है तो उसके साथ भी ऐसी 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 2 4 2 5 2 6। फिर देखो अगर पहले डाइस पे 3 आता है तो 3 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 1 आ सकता है दूसरे डाइस पे, 3 2 हो सकता है, 3 3 3 4 3 5 3 6। अब देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर देखो अगर यहाँ 5 आता है तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देन अगर 6 आता है पहले डाइस पे तो इस डाइस पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो उसने पूछा है डबलेट, तो डबलेट देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने डबलेट मिले तुम्हें यहाँ पे 6, और टोटल जो तुम्हारे पास
केसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 36, तो 6/36, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 6/36 यानी 1/6। तो अब आप अपना ऑप्शन देख लो, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सारा कुछ भी ये तो बच्चों को याद भी होता है कि 36 पॉसिबल केस बनते हैं अगर दो डाइस, ये सब मैंने तो आपको लिख के दिखाया इसलिए इतनी देर लगी सारे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन दोस्तों को नहीं पता है उनको पूरी बात पता चले, इसलिए मैं पूरा बात। तो फ्रेंड्स आप देखते ही आंसर लिख सकते हो 6/36, क्योंकि डबलेट सबको पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बनते हैं और टोटल केस बनते हैं 36, 6/36 यानी 1/6, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ स्पेस कम है तो पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। Question number 27. In a family of 3 children, the probability of having at least 2 boys. चलिए हम मान लेते हैं कि फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या हो सकता है, देखो या तो तीनों लड़के हो सकते हैं, बॉय बॉय बॉय, या फिर तीनों गर्ल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसके और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो बनाते हैं। मान लीजिए कि एक बॉय है और 2 गर्ल है, या फिर देखिए इस बॉय को इधर कर लीजिए, गर्ल बॉय गर्ल, फिर गर्ल गर्ल बॉय, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और अगर 2 बॉयज हैं तो उस केस में क्या होगा, 2 बॉयज 1 गर्ल, तो क्या होगा देखिए, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बॉय। अब देखिए कितने टोटल बने आपके पास में केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है टोटल। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 2 बॉयज। एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, यानी अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 लड़के में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं जरा चेक कर लीजिए। अब आप तो देखिए, एक तो ये हो सकता है कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, तो कम से कम 2 लड़के में एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आई, 4 आउट ऑफ 8। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज। देखो क्या कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को तुम लिख सकते हो, ये दोनों हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सेक स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा इनटू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यूजिंग योर आइडेंटिटी तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास में 1, तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 29. The coordinate of the point dividing the line segment joining the point A13 and B46 in the ratio 2:1 is. Okay. So you have 2 points. Okay. 1 point and the another point. One point is A, another point is B. The coordinate of A is 1 3 and coordinate of B is 4,6. Okay. Now अगर कोई पॉइंट सपोज यहाँ पर फ्रेंड्स आपका P है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको फाइंड करना है, जबकि ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स अब इसका x कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा या y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान है। अगर आप इसका x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, mx2 प्लस nx1/m+n। तो देखो बहुत शॉर्ट में देखो, 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 4 से यानी x2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है, तो आपके लिए पूरा लिख देता हूँ। तो 2 into 4 प्लस क्या करोगे, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो यानी x1 से, तो 1 into 1 डिवाइड बाई m+n, सम ऑफ द रेशियो कितना आ जाएगा 2 + 1। और y कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट इसका देखो my2, तो 2 का y2 से यानी 6 से मल्टीप्लाई, तो 2.6 प्लस n का y1 से मल्टीप्लाई 1.3 अपॉन m+n यानी 2 + 1। चलो अब सॉल्व करो, डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 4 8 प्लस 1 1 1
अपॉन 3, ये आ गया 9/3 यानी 3। आपके पास देखो दो ऑप्शंस में यहाँ 3 आ रहा है, यानी बी और डी में से एक सही है। चलो आगे देखते हैं। 6 2 12 प्लस 3 1 3 अपॉन 3, टोटल आ गया 15/3 यानी 5। तो आपके कोऑर्डिनेट बने 3,5। अब देख लो कहाँ है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। इन द फिगर ट्रायंगल ABC गिवन बिलो, DE इज पैरेलल टू BC। बट देखो फ्रेंड्स, DE और BC पैरेलल लाइंस हैं। द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों इस ट्रायंगल ABC में, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ट्रायंगल ADE और ABC दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, कैसे? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इसकी साइड AD, यानी आपके पास आता है AD अपॉन AB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन AC। बस वैल्यू पुट करो, AD कितना है इसमें x, अब अपॉन AB कितना, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो x प्लस 1, तो x प्लस x तो कितना हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू AE कितना है, देखो AE है x प्लस 3 अपॉन AC। अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो x प्लस x तो हो जाएगा 2x और प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। देखो x का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू, अब इसको देखो मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किसका, x प्लस 3 का और 2x प्लस 1 का। मैं आपके लिए पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकता था मैं 2x स्क्वायर प्लस 8x, जिससे कि हमारे हर दोस्त को समझ में आए कि कैसे सॉल्व हुआ है। तो x का जब चलो मल्टीप्लाई करो 2x से, तो 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से प्लस x प्लस देखो 3 का 2x से 6x प्लस 3 का 1 से 3। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। इधर से ये देखो 6x और प्लस 1x 7x हो जाएगा। 7x को लेफ्ट में लाओगे तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू बचेगा 3 तुम्हारे पास में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। In what ratio does the point P minus 4 6 divides the line segment joining point A minus 6 10 एंड B3, -8? तो देखो तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं AB, और A के कोऑर्डिनेट तुमको बता दिए उसने है -6 10 और B के कोऑर्डिनेट बताता है 3, -8। तो पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P -4 6। अच्छा, कोई पॉइंट P है और जिसके कोऑर्डिनेट है -4 और 6, तो ये पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये पूछ रहा है। इन व्हाट रेशियो, तो लेट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये सपोज K/1 में डिवाइड करता है। तो अब आप देखो कि -4 ये कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, x कोऑर्डिनेट है ना, तो x कोऑर्डिनेट यानी -4 इज इक्वल टू क्या रहा होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूले से। तो बट इसको देखो फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करो k को 3 से, तो 3k यानी इस k की 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 की -6 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो रख दो k प्लस 1। बस सॉल्व करते ही आपका आंसर। तो चलो कितना आ जाएगा, -4k क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और -4 इज इक्वल टू 3k, और ये दोनों मल्टीप्लाई सॉल्व होकर -6। अब देखो 3k इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, -7k, और 4 को उधर भेज दो तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 2, और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 यानी 2/7। आंसर चेक करो अपना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, चलो कोई ट्रायंगल बना लेता हूं मैं यहाँ पे, C पे राइट एंगल है तो ABC इधर हो गया, C पे यानी राइट एंगल है। देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, तो भाई C तो 90 है, तो इन दोनों एंगल का, इसका और इसका सम कितना होगा भाई, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो होता है 180, ये अकेला C 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90, यानी A प्लस B का वैल्यू कितना हुआ
90 डिग्री। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है cos a प्लस बी का मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो cos 90 का वैल्यू आपका कितना होता है? 0। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो प्रॉपर्टी आपको पता है, 9th में भी पढ़ के आए हो कि अगर एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। 34 चलिए करते हैं। Triangle ABC and triangle BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC। अच्छा, मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बना लेता हूं, देखो तुम्हारे लिए। ट्रायंगल ABC, ABC। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड्स क्या है? ये इक्वल है। एंड BDE, BDE भी कोई ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? D है। ये जो पॉइंट D है ये BC का मिड पॉइंट है। और ट्रायंगल का नाम क्या है? BDE। देखो BDE, तो यहाँ भी एक मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से। देखो ये ठीक है, इसमें ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी AB, BC और CA इक्वल है, यानी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ABC और BDE। अब क्या कहता है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीई बताइए। तो अगर आप देखो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। भाई ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है ना? तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इनका जो एरिया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई से, वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होगा। तो अब आप खुद देखो, जब डी मिड पॉइंट है यानी कि, तो बीडी जो है वो बीसी का आधा होगा। ठीक है, यानी जो बीसी साइड है बीडी की डबल है। बीसी साइड बीडी की डबल है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? बीसी साइड अगर मेरी सपोज 2 है तो जो बीडी है वो क्या रही होगी? 1, और इसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4। अब आप देख लो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4:1। क्वेश्चन नंबर 35, ओके। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose three vertices are -2, 3, 6, 7 and 8, 3 is, मतलब फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा ये पता लगा। तो मान लीजिए आप कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ओके। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, -2, 3 दिया है, और B के दिए हैं 6, 7, C का दिया है कोऑर्डिनेट 8, 3, और कह रहा है D के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। इसके D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सपोज इसके कोऑर्डिनेट आपके हैं x, y, ओके। इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है कि आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी, और ये साइड और ये साइड बराबर होगी, यानी जो इनका मिड पॉइंट है दोनों का वो सेम होगा। ठीक है ना भाई? इस BD का भी मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट भी सेम होगा। तो BD का तो आप फाइंड कर नहीं सकते, AC का फाइंड कर सकते हो। तो आप जब इसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा? मान लीजिए ये पॉइंट O है कोई, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 + x2/2। ठीक है ना? यहाँ लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8 - 2 यानी 6/2, और 3 + 3 यानी 6/2। तो टोटल आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 3, 3, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 3 पॉइंट O के। अब आपको D के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखिए जो O पॉइंट है यानी 3, 3 जिसके कोऑर्डिनेट है, ये BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है ना? ये जो x कोऑर्डिनेट है 3, ये कैसे आया होगा? अगर आप लेते हैं सपोज BD डायगोनल लेते हैं नाउ, ठीक है ना, फॉर डायगोनल BD, ठीक है, तो BD का जब आप मिड पॉइंट निकालोगे फॉर डायगोनल BD, भाई मिड पॉइंट ऑफ BD इज ऑल्सो 3, 3। तो ये मिड पॉइंट 3 कैसे आया? 3 इज इक्वल टू क्या किया होगा आपने? x और +6, x +6 2 किया होगा, तभी तो आया ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 इज इक्वल टू x +6। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली आपको? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 0। और ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट जो है, O पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे आया होगा BD का मिड पॉइंट? तो 3 इज इक्वल टू 3 है ना y कोऑर्डिनेट, O का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो वो कैसे आया मिड पॉइंट? भाई y
इसका y1 और इसका y2 दोनों को प्लस किया अपॉन 2 यानी y प्लस 7 अपॉन 2। तो y प्लस 7 अपॉन 2 किया तभी ये 3 आया। तो इसका मतलब हो गया 6 इज इक्वल टू y प्लस 7। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिली आपको? -1 आई। तो इसका मतलब आपके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -1। ठीक है, चेक करिए 0, -1 यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है बिल्कुल पेज पे। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एरिया ऑफ ए सेक्टर टू सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज। ओके, हमारे पास एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 36 सेंटीमीटर है सर्कल की, एंड एरिया जो है वो 54 पाई है। तो एरिया कितना होता है हमारा? एरिया होता है, आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया आपको दे रखा है उसने 54 पाई। अच्छा, पाई आर कितना है? 36 है, तो 36 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36 इंटू 36। थीटा कितना है पता नहीं है, डिवाइड बाई हो जाएगा 360। ओके, तो देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और देखिए 36 से 360 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। नाउ थीटा कितना आ गया आपके पास में? थीटा इज इक्वल टू 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 540 डिवाइड बाई 36, और इसको अब आप कैंसिल कर लेंगे, ये आपको दे देगा 15 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में? देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज। तो चलिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपका आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखिएगा जरा, कितना मिलता है देखिए 2 पाई, ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए, और आर कितना है आपके पास में? 36 है, थीटा कितना है? 15 है, डिवाइड बाई 360। सॉल्व कर लिया, देखिए 36 से ये 10 टाइम कैंसिल, और देखिए 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, और देखिए 5 से ये 3 टाइम कैंसिल। तो आपके पास जो एल आया वो आया 3 पाई। अब आप आंसर चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37। Given below is a picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted region assuming the thickness of the rings to be negligible is। ओके, थिकनेस ऑफ रिंग्स को तो नेग्लेजिबल मान लेना है, और आपको ये बताया गया है कि ये 1 सेंटीमीटर है जो कॉर्ड की लेंथ है, और जो रेडियस है इसका ना सेंटर से जो रेडियस है वो भी इक्वल है कॉर्ड के। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब हो गया कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसका हमारा वो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री एंगल है, तो अगर हम क्या करें, इसका ये जो पार्ट है इसका एरिया निकाल लें, और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने पार्ट है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ओके, देखो दो पार्ट है ना, आधा तो ये जो मैंने शेड करा है, और उसके ऊपर ये वाला भी जो पार्ट है ये भी, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, 4 पार्ट हो गए, 2 यहाँ, 6 और 2 यहाँ, टोटल 8 पार्ट। एक सेगमेंट का एरिया निकाल के और मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, तो हमें पूरा ये डॉटेड जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है, उसका एरिया पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसका कर देंगे एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट का एरिया ना उसका 8 टाइम्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए 8। चलिए देखिए, पाई आपको पता नहीं है, आर कितनी है, रेडियस 1 है, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। थीटा कितना है 60 डिवाइड बाई 360, ओके, माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर रेडियस 1 और 1 का स्क्वायर 1, और 1 लिख के करेंगे क्या, यहाँ पे छोड़ दीजिए, और साइन थीटा, यानी थीटा कितना 60, साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं 8, और देखिए ये 6, ये आपका 60 से कितने टाइम कैंसिल कर लेंगे आप, 6 टाइम ना,
तो आपके पास बचा पाई बाई 6 माइनस √3/4। ओके, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा इज लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो इस इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन दी गई है इसके लिए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपको पता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए देखिए कितना आएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 अपॉन और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो फाइनली आपको मिला 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई 1। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए सी कितना है? -4 और अपॉन ए कितना है? 1। तो ये वैल्यू आपको मिल गई -4। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई -4। अब आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, इसको फाइंड करके इसकी वैल्यू बताइए। चलिए, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखो एक काम करो, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगा एलसीएम में अल्फा बीटा और ये आ जाएगा ऊपर बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब तुमको सारी वैल्यू मालूम है, ये इसमें रख दो यहाँ पे। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो बीटा प्लस अल्फा कितना है? देखो तुम्हारा यहाँ पे 1। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है तुम्हारे पास? -4 माइनस -4। आगे सॉल्व करो देखो, तो ये आ जाएगा -1/4 प्लस 4। अब इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो आगे। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो -1 प्लस 16। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 15/4। यही आंसर है आपका। चेक करो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पहले मैं ये इरेज कर देता हूं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100। ओके, तो सर्कमफ्रेंस 100 दी है डियर फ्रेंड। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। सर्कमफ्रेंस दिया है 100 इज इक्वल टू 2πr। अब यहाँ देखो, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी ये पूछ रहा है। मतलब सर्कल के अंदर हमने क्या कर लिया है, एक हमारे पास सर्कल है और उसके अंदर हमने, देखो एक सर्कल बनाता हूं मैं आपके लिए और उसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड विद इन द सर्कल। ये इस तरह से आपको क्या करना है, द साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी? इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बन गया मेरा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, स्क्वायर है, तो ये जो इसका जो डायमीटर है स्क्वायर का वो सेंटर से पास हो रहा होगा, इसका मतलब ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये डायमीटर हमारे को कैसे मिलेगा? यानी डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, रेडियस का डबल। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, देखो यहाँ पर इसको लिख लूंगा पाई इंटू 2r लिख लूंगा, ठीक है। 100 इज इक्वल टू, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? 100 इज इक्वल टू, अच्छा ये 2r जो है ये क्या है? d है, यानी पाई d की वैल्यू मिल जाएगी मुझे इससे, ठीक है, डायगनल। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? अगर मैं d डायमीटर फाइंड करूं तो d आ जाएगा मेरा 100 अपॉन पाई। इसको यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखो मान लो कि स्क्वायर की साइड a है, ये भी a होगी, ये भी a होगी, और ये राइट ट्रायंगल है तुम्हारा, यहाँ पर देखते हो। तो ये जो तुम्हारा इसका जो डायमीटर है वो क्योंकि d है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा देखो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो कि तुम्हारा डी है, डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है, ये डी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा इसके नीचे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 डी स्क्वायर। तो 1/2 और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 100 अपॉन पाई होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो आगे चलते हैं। तो जब यहां से अब स्क्वायर हटाओगे तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा तुम्हें? स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 100 अपॉन पाई होल स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो भाई 100 का तो पेयर है तो 100 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के,
इधर से पाई बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और 1/2 जो है ये इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा 1/√2। अब इसको रैशनलाइज कर लो, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में यहाँ अंडर रूट साइन आ रहा है, तो इसको तुम्हें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो √2/√2 यानी √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। अब ये जब आप सॉल्व करते हो देखो तो ये √2 और √2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2, और इससे ये 100 जो है 50 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा 50√2/पाई। अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। 50√2/पाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, बट उससे पहले मैं ये सारा इरेज कर देता हूं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 raised to the power x plus y is equal to 243 and 243 raised to the power x minus y is equal to 3 is क्या होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। 0 एक भी नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, या इनफाइनाइट मैनी होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसको देखो भाई 3 raised to the power x plus y, और इसको 243 को ले सकते हो 3 raised to the power 5। ठीक है, तो अगर तुम पावर्स को कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी x plus y is equal to 5। ये तुम्हारी हो गई पहली इक्वेशन। अब तुम देखो इस इक्वेशन को तुम क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को लिख सकते हो 3 raised to the power 5 और होल पावर, भाई 243 को तो लिख दिया 3 raised to the power 5, और इसकी भी पावर है x minus y इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब इसको पावर रेस्ट टू दी पावर है तो क्या लिख पाओगे तुम, नेक्स्ट लाइन में तुम लिख पाओगे 3 रेस्ट टू दी पावर 5x माइनस 5y। वही मल्टीप्लाई हो जाता है ना, आपने पढ़ा है ये रूल, a रेस्ट टू दी पावर m होल पावर n क्या होता है, a रेस्ट टू दी पावर m इंटू n। तो ये रूल यहाँ लग रहा है, तो इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 का अगर देखो तो 3 रेस्ट टू दी पावर 1 ही लिख पाओगे। तो अब इसकी जब पावर कंपेयर करते हो तुम, तो क्या तुम्हें क्या इक्वेशन मिलेगी, एक सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये तुम्हें दूसरी क्वेश्चन मिल गई। अब तुम खुद देखो तुम्हें कैसे पता कर चलता है कि यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी है या नो सॉल्यूशन है, कैसे पता चलता है। तो तुम क्या करते हो, a1/a2। तो जरा देखो यहाँ पे a1 इन दोनों इक्वेशंस में देखो भाई a1/a2 कितना आता है, जरा देखो चेक करो। तो ये a1 तो है यहाँ पे 1/a2 कितना है 5। ओके, फिर जरा b1/b2 चेक करो। तो b1/b2 b1 कितना है यहाँ से 1, और ये कितना है -5। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर a1/a2 जो है नॉट इक्वल है b1/b2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए सेक्शन बी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी का वीडियो मैं जल्दी ही बना करके उसको अपलोड कर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।